हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। माइशेल वैभव मिश्रा। और आज हम पेपर 5 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पेपर 5 यूपी पीसीएस स्पेसिफिक के लिए हमने 5th और 6th चैप्टर को देखा था। आपने मेरे साथ 5th और 6th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम 7th चैप्टर देखेंगे। 7th चैप्टर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स ज्यूरिडिक्शन इन यूपी। इसमें आप देखिएगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिसका कि आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि यूपी स्पेसिफिक भी बनता है। हाई कोर्ट को आप देखिए और उसके ज्यूरिडिक्शन को देखिए तो वो ऑलमोस्ट सेम है, जो कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, ये सारा चीज़ आप देखिएगा कि जो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग सेम है। तो ये चीज़ आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आज हम लोग का जो फोकस रहेगा मेनली पहले दो टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सर्विस पहला टॉपिक है हमारा। तो पब्लिक सर्विस होता क्या है? तो कोई भी एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की एजेंसी परफॉर्म करती है, देती है, वो चीज़ पब्लिक सर्विस हो गया। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आपको देखनी होगी कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस पब्लिक सर्विस का है कि सोसाइटी बेनिफिट हो। अब ये क्यों होता है? पब्लिक सर्विस क्यों रिक्वायर्ड है? इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि एक सोसाइटी के एसेंशियल फंक्शन के लिए ये जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, ये सारी पब्लिक सर्विस में आता है, क्योंकि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। अब इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? तो ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस विल बी फंडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि कौन देगा पब्लिक सर्विस? गवर्नमेंट या इसकी एजेंसी। हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी। फंड कौन करेगा? यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, और ये एसेंशियल होगा फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से पब्लिक सर्विस हैं। तो हम देखते हैं एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो उससे एसोसिएटेड गवर्नमेंट एजेंसी है। जैसे आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, और हायर एजुकेशन की सर्विस देती है। हेल्थ केयर अगेन डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर। ऐसे आप देखेंगे, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप देखिए यूपी EID, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सब क्या कर रहा है? ये सब यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। तो आप ऐसे दो चार एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है? यूपी पुलिस देख रही है लॉ एंड ऑर्डर को, यूपी पुलिस। ठीक है, तो ऐसे ही आप दो चार एग्जाम्पल दे देंगे और पब्लिक सर्विस का अगर डेफिनेशन आता है तो विद एग्जाम्पल इन यूपी आप डाल सकते हैं। चलिए एक बार आप इन पब्लिक सर्विस को एक नज़र मारिए। अब सोचिए कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वाई दिस सर्विसेज आर नीडेड। एक चीज़ तो हमने पढ़ा कि ठीक है भाई, सोसाइटी के वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें माइंड में रखना है। क्या क्या है? जैसे कि सबसे पहले है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब किसी भी सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप बात करें, मान लीजिए पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, या हेल्थ केयर की ही अभी हम बात कर रहे थे, या एजुकेशन की बात कर रहे थे। ये सारा चीज़ क्या है? ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का असिस्टेंस जरूरी हो जाता है। मान लीजिए सपोज दैट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को हटाना है तो कोई आदमी को आपको
मदद करना पड़ेगा, असिस्टेंट देना पड़ेगा ताकि ये पॉवर्टी से, बीपीएल से ऊपर उठ सके। और यहाँ पे स्टेट का इम्पोर्टेंस आ जाता है, और स्टेट प्रोवाइड भी करती है। जैसे बीपीएल्स के लिए स्कीम्स होते हैं, घर के लिए, फूड्स के लिए, कि किस लिए, क्योंकि वो आपको असिस्टेंट दे रही है बीपीएल पीपल को कि आप पॉवर्टी से बाहर आ सके। चलिए, अब यूपी में और भी क्यों स्पेसिफिक है, क्यों इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जो इंडिकेटर्स हैं डेट आर वेरी नॉट वेरी गुड। ठीक है, कैसे? आप एमपीआई की बात कर ले, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की, तो उसमें आप देखेंगे अराउंड 37% जो है एमपीआई पुअर पॉपुलेशन है यूपी में। और अगर बाकी स्टेट से आप कंपेयर करते हैं तो देखिएगा हम लोग की जो रैंकिंग है थर्ड लोएस्ट है। ठीक है, सिर्फ झारखंड एंड बिहार से ऊपर हैं यूपी। तो डेट इज वाई इनका नीड, इनका इंपॉर्टेंस पब्लिक सर्विस का यूपी में और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, सिमिलरली आप देखिएगा हेल्थ, हेल्थ के लिए क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आप देखिए हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड येट नेग्लेक्टेड। अब मान लीजिए कि कोई अभी पैंडेमिक आया, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन लेगा? इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट लेगी। रूरल एरिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है, तो वहां पे हेल्थ केयर कौन करेगा? फोर्टिस कहाँ होगा? फोर्टिस विल बी इन नोएडा। लेकिन क्या ये रूरल यूपी में होगा? नहीं होगा। तो ऐसे में पीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। चलिए आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर बाकी चीजें डेवलप हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगा तो ग्रोथ होगा, और इसी से बाकी आप देखोगे टैक्सेस कलेक्ट होगा, और इससे गवर्नमेंट विल डू वेलफेयर मेजर, डू डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत लैक है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेट का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा खर्च होता है, ये क्या है? ये जो गुड्स बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेट विल बी पब्लिक गुड। जो रोड है वो रोड सभी यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस विल बी अ पब्लिक सर्विस। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस। क्यों? क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तब तक बाकी कुछ भी नहीं होगा। सोसाइटी का वेलबींग विल डिपेंड ऑन लॉ एंड ऑर्डर। ना तो सोसाइटी अच्छे से करेगी, ना तो इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है। तो मोस्ट एसेंशियल चीज है लॉ एंड ऑर्डर का रहना। अब नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल इंक्लूजन। सी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किसका काम है? गवर्नमेंट को स्किल्स देना है, एवेन्यूज प्रोवाइड करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए। सोशल इंक्लूजन। अब सोशल इंक्लूजन भी क्यों, इसके लिए पब्लिक सर्विस का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो सोशल इंक्लूजन में हमें किसको इंक्लूड करना है? वल्नरेबल सेक्शन को। क्या किसी प्राइवेट बॉडी को फर्क पड़ेगा वल्नरेबल सेक्शन के लिए? दैट विल बी वर्क ऑन प्रॉफिट मोटिव पे वो काम करेगी। लेकिन जो मोस्ट पुअर, मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल वुमेन, फॉर एग्जांपल SC ST, उनके लिए कौन काम करेगी? उनके लिए स्टेट को काम करना है। ठीक है, तो सोशल इंक्लूजन के लिए भी पब्लिक सर्विस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
एंड फाइनली आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर चाहिए तो इन सारी चीज़ों को होना चाहिए। आज बड़े बड़े शहर की ओर क्यों भागते हैं लोग? बिकॉज वहाँ पे पब्लिक सर्विस अच्छा डेवलप है, उसके कारण से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मास ट्रांसपोर्ट अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे है। तो ये सब क्यों है? क्यों यूपी के लोग दिल्ली में आके बस जाते हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलिए, तो चलिए इतनी अच्छी चीज़ है, पब्लिक सर्विस का इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन इतनी अच्छी पब्लिक सर्विस क्यों नहीं सरकार प्रोवाइड कर पा रही है? यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं सब सर्विसेज दे पा रही है? क्योंकि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस क्या है ये आपको देखना होगा। एज ए सिविल सर्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना होगा कि आपके सामने क्या समस्याएं हैं। तो समस्या क्या है? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन साइज। क्यों भाई? आपने देखा था फर्स्ट क्लास में कि 20 करोड़ तो पॉपुलेशन है लगभग, ठीक है। अब इतना यूज पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को सर्विस देना इतना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े कंट्री से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई है, यहाँ पे सर्विस देना इतना आसान बात नहीं रहेगा। उसके ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट भी है। ये हमने देखा था कि रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी था, और 70% जो पॉपुलेशन था वो कहाँ थे? वो रूरल एरियाज में थे, ठीक है। साथ ही साथ रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है। अरे यही वन ऑफ द रीजन था कि हमने डीपीएसपी को लाया था। रिसोर्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे फंडिंग का इशू है, स्टाफ का इशू है, ठीक है। चलिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस ये क्यों चैलेंज है? क्योंकि आपको सिर्फ पब्लिक सर्विस नाम का नहीं देना है, आपको व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस इट शुड बी ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। और हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ठीक है। टाइमली डिलीवरी होना चाहिए सर्विसेज की, जो कि अभी बहुत मिसिंग है। एंड वन ऑफ द रीजन क्या है? करप्शन। इसके कारण जो कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस है भी वो भी खराब हो जा रहे हैं। अगर पीडीएस में वीट देना है, राइस देना है, तो आप देखे होंगे पहले बहुत सारे मिलावट चलती थी, ठीक है। तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाता था बिकॉज ऑफ करप्शन। अब एजुकेशन गैप, ये एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए आपको अगर डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है तो डिफरेंट, तो इसके बारे में पीपल को एडुकेटेड होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस नहीं हो पाता है। प्लस यहाँ पे एक और चैलेंज आता है, कहाँ से? कि आप देखोगे अगर लिटरेसी रेट जो है वो 70% के अराउंड है, ठीक है, तो स्टिल 30% पॉपुलेशन इलिटरेट है, तो उनको भी हैंडल करना है। एजुकेशन में ऐसा रिपोर्ट आप देखोगे तो रीडिंग एंड में भी प्रॉब्लम है बच्चों को। और चैलेंजेस क्या है? हमने बोला कि हमें क्या करना है एज अ पब्लिक सर्विस, हमें स्किल देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। पर एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? यहाँ पे स्किल गैप है। इफ देयर इज अ स्किल गैप, क्या आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे? यू कैन नॉट गिव अ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। विबॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 क्या कहता है? इन्होंने बोला कि हमारा स्किल टैलेंट बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्किल कहाँ पर है? 50% पे, ठीक है। तो अभी भी 50% पीपल, 50% टैलेंट आर अनस्किल्ड, और अनस्किल्ड है तो हमें एम्प्लॉयमेंट देने में दिक्कत होगी।
अब इन्वायरमेंटल कंसर्न कैसे, आप देखोगे बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाता है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो पहला तो ये हो गया जो कि आप मोस्टली देखते हो, एनजीटी चीज़ को देख लेती है, इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं देखा जाता है, ठीक है, उसके कारण आपका प्रोजेक्ट्स डिले हो जाता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट शुरू हो जाता है। उसके अलावा आप देखोगे पॉल्यूशन के साथ भी डिबेट है। कैसे, अब इंडस्ट्री आ रही है, वो पॉल्यूट कर रही है, लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें नए टेक्नोलॉजी लाना है, नए मेजर्स लाने हैं, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करने हैं। क्योंकि आप देखोगे यूपी में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ लाइक कानपुर जो कि हमेशा टॉप करती है, टॉप 25, अगर आप सिटीज़ देखोगे जिसमें पॉल्यूशन है तो एट टाइम्स 14 to 20 यूपी के हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, एंड अगेन न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। और अभी हमने देखा कि जो कमी थी वो क्या थी, रिसोर्स की कमी थी, मतलब इन्वेस्टमेंट की कमी है। अब लॉ एंड ऑर्डर का भी एक इशू है, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती। हमने देखा कि यहाँ पे ना सोसाइटी डेवलप होगी, ना इकोनॉमी डेवलप होगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। अगेन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ही बढ़िया ऑफिसर है बट यू वांट टू डू समथिंग, क्या होगा, उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। करप्ट फ्री रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन जो स्कीम्स होता है, स्कीम्स में बेनिफिट ऐसे देखा जाता है जहाँ पे रीजनल उसको बना दिया जाता है, यूपी स्पेसिफिक है लेकिन मोस्ट ऑफ द एडवांटेज एक रीजन को दे रहा है। क्यों, क्योंकि नेताजी वहाँ के कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये यूपी में के अंदर पब्लिक सर्विस के लिए स्पेशली आते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, आप लिख सकते हो। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो कुछ सॉल्यूशन भी सरकार सोची होगी, कुछ तो सरकार कर रही होगी। तो हाँ कर रही है। क्या कर रही है, सबसे पहले कुछ मेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर ई सर्विसेज लॉन्च हो रहे हैं। एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन के लिए भूलेख पोर्टल को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब ई सर्विसेज बहुत सारा लिख सकते हैं। ई सर्विसेज हम अलग से भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। चलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें आपको पता है स्किल मिशन है, ठीक है, स्किल सेंटर्स हर जगह खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इससे क्या होगा, स्किल आ जाएगा, स्किल आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। देन एजुकेशन में रिफॉर्म, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान हो गया, अभी हम लोग देखे हैं, वहाँ से क्या हो गया, एनईपी आ गया, एंड यूपी इज़ वन ऑफ द फोरफ्रंट इन अप्लाइंग एनईपी, ठीक है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे वैक्सीनेशन में हम आगे हैं, ठीक है। देन कोविड के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उस पर काम किया गया है। डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट बढ़ाई गई है, हेल्थ स्टाफ की रिक्रूटमेंट बढ़ाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव। वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव, इसमें आपको पता है शक्ति एक्ट आया, ठीक है। वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव, आप शक्ति एक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप 1090 का एग्जांपल दे सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन, ठीक है। देन वन स्टॉप सेंटर सखी पोर्टल के बारे में, सखी के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम किया यूपी गवर्नमेंट ने, और आप देख सकते हो कि जो क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है
crime against women, according to NCRB data, UP has topped in handling cases which are crime against women. 96.7% और 97.6%, प्लीज चेक, ठीक है, इतने केसेस को क्लियर कर दिया गया है, ठीक है, सॉरी दिस इज रॉन्ग, 97.6%, ओके, and UP has topped in clearing cases against, disposing cases against, cases which are crime against women. Then next, रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट आपको मैंने पढ़ाया था, कुछ स्कीम्स याद हैं? मुख्यमंत्री ग्राम उदय योजना, ग्राम विकास योजना, देन दिस भूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, सारे कुछ याद हैं? चलिए ठीक है, वो आप पिछली क्लास से रिवाइज कीजिएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए, ओके. नेक्स्ट आते हैं कहाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इसमें तो हम देखिए, ये भी पिछली क्लास में हम पढ़े थे, एक्सप्रेस वे बन रहा है, ठीक है, मोर देन 1200 किलोमीटर्स का एक्सप्रेस वे बन चुका है, ठीक है, 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं. देन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समिट हुआ था, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट. इसमें क्या बताया गया था, अराउंड 33.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोस्पेक्ट है, एंड विल सी यूपी हैज बिकम सेकेंड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. पुलिस रिफॉर्म में बहुत सारा चीज किया गया. क्या क्या किया गया है? जैसे ऑपरेशन पहर, देन साइबर क्राइम के लिए, प्रिवेंशन के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स रखा जाता है. देन वील सी मॉडल पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है, सीसीटीवी प्लस टेक्नोलॉजी एनेबल किया जा रहा है पुलिस को, ठीक है. चलिए, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि देयर हैव बीन सर्टेन मेजर्स, जिससे कि पब्लिक सर्विस में आसानी हो रही है. नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. पब्लिक सर्विस में हमने देखा कि पब्लिक सर्विस क्या था, यूपी के अंदर क्या पब्लिक सर्विस कौन कौन से डिपार्टमेंट देते हैं, एग्जाम्पल्स हमने देखा था. फिर हमने देखा कि क्या चैलेंजेस है यूपी स्पेसिफिक, देन क्या यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं. तो पब्लिक सर्विस हो गया, लेकिन पब्लिक सर्विस को देने के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए जो कि पब्लिक सर्विस आपको प्रोवाइड करें. एंड पब्लिक सर्विस की जब हम पब्लिक सर्वेंट की जब बात करते हैं तो उनको कोई रिक्रूट करेगा, और कौन रिक्रूट करेगा? पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहाँ कौन है? स्टेट पब्लिक सर्विस स्टेट में होता है, और सेंटर में यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. हमारे यहाँ क्या है? यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. अब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कब बना? 1937 में, ठीक है. ये कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने प्रोविजन रखा था कि क्या करना है हमें, प्रोविंशियल लेवल पे कमीशन बने, और इसके तहत यूपी में 1937 में प्रोविंशियल सर्विस कमीशन आ गई, ठीक है. चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, पार्ट 14 से 315 टू 323 में सारा चीज मेंशन है.
रिक्रूटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस कैसी हो, तो ये सारी चीज़ आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे या फिर जो आपको बुकलेट प्रोवाइड किया गया है उस बुकलेट में भी सारी कुछ दी गई है। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन क्या है, हम अभी मेन चीज़ क्या बात कर रहे थे कि जो रिक्रूटमेंट है वो कौन करेगा? पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी। और स्पेशली हम बात करें रिक्रूटमेंट की तो मेनली ग्रुप ए कैटेगरी एंड सर्टेन पोस्ट ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, ये कौन करते, यही करेंगी रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन और क्या करेगा? सर्टेन फंक्शन है, जैसे प्रमोशन को ओवरसी करते हैं। ओवरसीइंग प्रमोशन, क्या ये सर्विस रूल के अकॉर्डिंग प्रमोशन हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब कौन देखेगा? ये सब यूपीपीसीएस देखेगी। फिर एडवाइस भी देती है, यहाँ भी ये रिकमेंड ही कर रही है। अब एडवाइस कैसे दे रही है? फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए स्टाफ्स का, कैसे रिक्रूटमेंट में एफिशिएंसी लाए, क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन इज एक्सपर्ट ऑन दिस, तो इनका एडवाइस गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्टीज चाहिए जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं है, एंड इट विल आस्क फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन टू प्रोवाइड इट्स एक्सपर्टीज इन दीज मैटर्स। ठीक है, चलिए अगेन, व्हाट आर द चैलेंजेस? पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्या चैलेंजेस हैं? तो देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है वो क्या है कि इट इज वॉचडॉग। और बीइंग अ वॉचडॉग आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का। और ट्रस्ट के लिए क्या जरूरी है? ट्रस्ट के लिए फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, बट यू हैव टू डिजाइन सच प्रोसेस जिसके अंदर कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हो। और सिर्फ डिजाइन ही नहीं करना है, आपको इंश्योर करना है कि जो डिजाइन किया है, जो मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन ले रहे हैं, एग्जाम के दौरान भी ऐसा हो कि इंश्योर कीजिए आप कि देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। आपने देखा होगा आईपीएस सफीर करीम का केस, सफीर करीम का केस आपने सुना होगा, रिसेंटली फिर से न्यूज में था। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने चीटिंग किया था। एक और प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो लास्ट यूपीपीसीएस था उसमें अराउंड 5.5 लाख्स फॉर्म बढ़ाया था, एंड अराउंड 3.5 लाख, अबाउट 3.5 लाख्स कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और कितने सीट्स के लिए? ओनली 173 सीट्स के लिए। तो हैंडलिंग सच ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज अ ह्यूमंगस टास्क। उसके ऊपर से अगर आप देख रहे हैं कि 173 सीट्स में अगर थोड़ा सा भी फेयरनेस नहीं होता है तो क्या होगा? ह्यूज कंपटीशन, पब्लिक विल नॉट ट्रस्ट यू। चलिए, अब माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि आप इतना कुछ कर देंगे, आपने डिजाइन किया, लेकिन फिर भी देर आर चांसेस कि देर मे बी करप्शन और देर मे बी सर्टेन पीपल हु कैन ओवरपास दिस मेथड्स। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपने देखा आईपीएस ऑफिसर सफीर करीम ने कैसे इन चीज़ों को बाईपास किया। एंड देयर आर इंसिडेंसेस इन यूपीपीसीएस जहाँ पे आप देखेंगे कि सर्टेन माल प्रैक्टिसेस हुई हैं। जैसे 2015 में, विल गिव द एग्जांपल, 2015 में देयर वाज एलिगेशन ऑफ पेपर लीक।
ठीक है, इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, अब फिर देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स आल्सो। कैसे? अब 2021 की बात करें, 2021 में क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया कि आपने 5% रिजर्वेशन जो एक्स आर्मी पर्सनल को नहीं दिया था, उसके कारण आपको रिकैलिब्रेट करना है एग्जाम, रिकैलिब्रेट पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट। ठीक है, 5% रिजर्वेशन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल, ये 2021 में केस हुआ था। ओके, तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल देखेंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैसे, अभी देखिए अभी भी हम लोग पेपर पे ही सब कुछ एग्जाम ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, लेकिन ये बात अलग है कि अभी फिजिबिलिटी देखिए तो सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं कराए जा सकते हैं, विशेषकर बीसीएस, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो रूरल बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमको यूज कहाँ करना है, और सिक्योरिटी पर्पज। Okay, next we'll see efficiently managing resource such as human resource and finances. अब देखिए तो ये सारी चैलेंजेस हैं कि हमको ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि आप देखिए अगर 5.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो हमारी जो पीसीएस की एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, तभी तो ये हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। तो विल सी कि कैसे इतनी सारी चैलेंजेस हैं। अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं थोड़ा सा देखते हैं। अब मेजर्स, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहले क्या था स्टार्टिंग में कि आप हैंड से भेज रहे हैं तो दिक्कत होता था, सॉर्टिंग वगैरह सब में दिक्कत है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, डेडिकेटेड पोर्टल से रिजल्ट है तो आ गया, चलिए अभी रिजल्ट आना है तुरंत आ गया, आप सब देख सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स को इनहेंस किया गया। कैसे? सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक्स, जो स्कूल्स हैं वहाँ पे वह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए रहते हैं सेंटर्स में, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस ली जाती है, जैमर्स रहता है, तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपका सिक्योरिटी मेजर्स हैं। देन आरटीआई, आरटीआई इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर्स। अब इससे कैसे इंप्रूव हुआ, इससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो रही है। आपने कहा कि भाई हमें कितने मार्क्स आए थे इंडिविजुअल पेपर्स के, नहीं देख पाए, तो आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हो पेपर। ठीक है, चलिए अब एडवांस कैलेंडर, ये बहुत ही यूपीपीसीएस वन ऑफ द स्टेट पीसीएस में सबसे पहले थी जिन्होंने एडवांस कैलेंडर निकालने का शुरू किया था, और इस कैलेंडर पे ही एग्जाम होता था। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस वन ऑफ द पीसीएस थी जिसने सबसे पहले ये काम किया था। अब स्टूडेंट ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, कैसे? स्टूडेंट की डिमांड हो रही थी कि भाई ऑप्शनल पेपर में क्या हो रहा है, ऑप्शनल पेपर में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि सब्जेक्टिविटी आ जा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, रैशनलाइजेशन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, डिमांड है अभी की, तो इन्होंने चेंज कर दिया और क्या बोला, स्टेट स्पेसिफिक पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, पेपर 5 एंड 6। इसके अलावा आप देखेंगे एडिशनली भी यूपीपीसीएस काम कर रही है, लाइक अभी यूपीपीसीएस की इंटरव्यू जो देंगे उनको दे विल शेयर द डेटा विथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ताकि जॉब्स मिल सके उनको। ठीक है, चलिए अब ये तो मेजर्स थे, कुछ सजेशंस आपको देने हैं, क्या सजेस्ट करोगे? 1 मिनट के लिए सोचो।
प्लीज थिंक, बिकॉज ये जो सजेशन है ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर आप सोचिएगा। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप अपलोड कर दीजिए पेपर्स को, ठीक है, क्वेश्चन पेपर अपलोड, आंसर शीट्स अपलोड कीजिए, ठीक है। जैसे फिल्म्स का आंसर शीट जेपीएससी अपलोड करती है, पीपीएससी हैज नाउ डिसाइडेड टू अपलोड मेंस आंसर शीट। आई एम नॉट सीइंग कि जेपीएससी और बीपीएससी इज वेरी फेयर और मोर फेयर देन यूपीएससी यूपीपीसीएस। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर सर्टेन गुड थिंग जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू विल सजेस्ट दिस, ओके। और ये कोई सजेशन आप अपने से नहीं दे रहे हैं, ये ऑलरेडी किसी स्टेट पीसीएस में इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए, फिर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। वैसे तो स्टेट आपको टाइम देता है कि आप अपील करो कि क्वेश्चन सही है गलत है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय होने चाहिए। मान लीजिए कि जिन टीचरों के लिए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है और आयोग भी मान रही है कि ये आंसर गलत था, वो चेंज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सर्टेन डिस इंकरेजमेंट टू द टीचर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी किया जाता है कि सर्टेन जो केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, ठीक है, तो इसको फास्ट ट्रैक कराया जाए, ठीक है। अब प्रोसेस की स्ट्रीमलाइनिंग जरूरी है। अब वैसे तो पीसीएस बहुत जगह आप बोल सकते हैं इनके हाथ टाइट हैं, जैसे कि आपको जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देती है, वो यहाँ पे आता है, लेकिन बहुत टाइम आप देखोगे कि लेट से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हो वो टाइमली आए, इसमें सारी डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है सेंटर की चॉइसेस। सेंटर चॉइस वो नहीं मिलता है, तो स्टूडेंट्स को इधर उधर जाना पड़ता है, तो सेंटर की चॉइस मांग सकते हो। जब आप कोविड टाइम पे मांगे थे उस समय हो गया था, तो बाकी टाइम में भी आप क्यों नहीं कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ों को, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, मोर सिक्योर बनाइए एग्ज़ाम सेंटर्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिल्म्स का रिजल्ट आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत जल्दी दे सकते हैं, 10 डेज़ के अंदर दे दो फिल्म्स का रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें तो कॉपी है, ओएमआर सीट है, ओएमआर जाती है मशीन के अंदर चला जाएगा। तो और भी सजेशन आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ टॉपिक हम चैप्टर 8 से ले लेते हैं। चैप्टर 8 में क्या क्या है, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, देन अबाउट फंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट इलेक्शन। तो देखिए पूरा चैप्टर 8 अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको कुछ टॉपिक अभी लेते हैं और कुछ टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हम लोग स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, इनमें से कुछ टॉपिक को ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सेंटर ने किसी स्टेट को दिया, कैसे? क्योंकि ये इनको सपोर्ट देना चाहते, सपोर्ट फॉर व्हाट, फॉर द डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि दे आर इन डिसएडवांटेज पोजीशन। कैसे डिसएडवांटेज पोजीशन है? क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज पोजीशन। अब क्या सोशियो इकोनॉमिक, क्या ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो हम एक
पैरामीटर से डिसाइड करते हैं, वो पैरामीटर गैटगिल फॉर्मूला की मदद से निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, ये इनकी बात नहीं करती है। तो जब नहीं करती है तो ये स्टेटस कहां से आया? तो अगर ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इसकी बात करता है, और इन्होंने 1969 में सबसे पहले J&K को ये स्टेटस दिया। साथ में और कौन से स्टेट थे 1977 में, 1969 में? असम एंड नागालैंड। ठीक है, तो इन 3 स्टेट्स को इन्होंने स्पेशल स्टेटस दे दिया। तो हमने समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कहाँ से आया? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन से आया। ठीक है, अब 3 स्टेट को तो मिल गया, लेकिन धीरे धीरे बात यहाँ रुका नहीं, एंड टोटल आप देखोगे कि इतने सारे स्टेट्स को मिल गया है। एक नज़र मार लीजिए, टोटल अभी 11 स्टेट्स के पास ये स्टेटस मिल गया। जो लास्ट स्टेट था वो कौन था? वो तेलंगाना 2014 में। अब देखते हैं क्या है। तो किस पैरामीटर पे इनको ये कैटेगराइजेशन हुआ? तो हमने देखा था कि 2 चीज था। क्या था? जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ठीक है, और ये सारा पैरामीटर कहाँ से आया था? ये आया था गैटगिल फॉर्मूला से, जो कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने लिया था। तो अब देखिए, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, हिली टेरेन ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है। यहाँ पे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइप का हो पाएगा जो कि प्लेन्स में हो? नहीं, तो इसीलिए इसको दिया गया। लो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर, ये भी एक ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है। देन सोशियो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, या फिर स्टेट के पास ऐसा नेचर, ऐसा स्टेट फाइनेंसेस नॉन वायबल नेचर का हो। तो ये सारा चीज क्या है? ये आप देख रहे हैं इन द नेचर ऑफ ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है। भाई स्टेट खुद से अपने स्टेट फाइनेंसेस को नहीं, स्टेट फाइनेंसेस नहीं जुटा पा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्रॉब्लम है। लो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। देन हिली टेरेन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा से बन नहीं सकता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, अब क्यों ये करना पड़ रहा है? क्योंकि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हो? रिडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो। ठीक है, सारे एरिया तक डेवलपमेंट की फ्रूट पहुंचे। यहाँ पर क्या होगा? अगर इनको छोड़ दिया जाता तो क्या होता कि कोई स्टेट बहुत एडवांस हो जाते और किसी स्टेट में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते थे, इसीलिए ऐसा किया गया था। खैर, अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट मिल रहा है इन स्टेट्स को। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ठीक है, उसमें सेंटर जो है 90% तक कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए, स्कीम्स जो हैं वो तो एक सेंट्रल स्कीम्स हो गया, ठीक है, जिसमें कि सेंटर ही सारा पैसा देता है। फिर क्या हो गया? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन होता है। ठीक है, डेट में भी 25-25, यहाँ पर क्या है 90% तक। ठीक है, अभी यहाँ पे एडवांटेज पोजीशन पे हो T40।
अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो आपको 90% तक सेंटर ही फंड दे देगा, तो एक इकोनॉमिक एडवांटेज हो गया। देन इनके जो फंड्स हैं वो क्या होगा, अगर अनस्पेंड हो जाता है तो ये लैप्स नहीं करती है, तो नॉन लैप्सेबल नेचर का फंड होता है और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन कुछ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज वगैरह में भी इनको कंसेशन मिलता है। आप देखिएगा ओवरऑल 30% ऑफ सेंटर फंड जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ही मिल जाता है, इन्हीं स्टेट्स को, 11 स्टेट्स को। अब देखिए ये जो बेनिफिट है, ये जो स्टेटस है, ये आप देखिए कि ये इकोनॉमिक स्टेटस है, यहां पर कोई भी पॉलिटिकल एडवांटेज या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं दिया गया है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंसर्न क्या है स्पेशल स्टेटस सिलेक्शन क्राइटेरिया का, स्पेशल स्टेटस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि आप देख रहे हो 30% ऑफ बजट इन्हीं को चला गया, तो इसका मतलब सेंटर का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या इतना इकोनॉमिक एडवांटेज है, तो क्या अदर स्टेट डिमांड नहीं करेगी, बिल्कुल डिमांड करेगी। बिहार से बहुत ज़्यादा डिमांड आता है, आंध्र प्रदेश से डिमांड आ रही है, ठीक है। देन इसीलिए आप देखोगे 14 फाइनेंस कमीशन कहता है कि आपको क्या करना है, आपको इस स्टेटस को बंद कर देना है, और इसके एवज में इन्होंने क्या किया कि टैक्स डिवोल्यूशन को बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, 42% तक बढ़ा दिया, ठीक है, कि आप ज़्यादा टैक्स डिवॉल्व करो, तो ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपको 90% तक रिबेट देने की ज़रूरत है, या फिर एक्साइज या कस्टम ड्यूटीज़ में रिबेट देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फंड जो है वो इस डिवोल्यूशन से मैनेज किया जा सकता है, एक्सेस डिवोल्यूशन से मैनेज, एक्स्ट्रा डिवोल्यूशन से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। सेम चीज़ 15 फाइनेंस कमीशन सेम चीज़ को कैरी किया, यहाँ पे इन्होंने 41% कर दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर हैज़ बिकम यूटी, तो इसीलिए 1% वो कम हो गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी आप देखेंगे तो देखिए एट टाइम्स क्या था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो एक और चीज़ कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को आप रैशनलाइज कीजिए। नीति आयोग का कहना है कि हमेशा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी लेस देन 30, और यहाँ भी आपको क्या करना है, कोर और ऑप्शनल ले आइए, जहाँ पे कि फंडिंग का डिफरेंट पैटर्न रहो, तो रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और इसीलिए सेंटर ने हाल ही के दिनों में कह दिया है कि सीन्स 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को खत्म किया जाए, इसीलिए हम किसी भी न्यू स्टेट को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये ऑल ओवरऑल कहानी थी सेंट्रली स्पॉन्सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड। अब देखिए ये भी आपको लक्ष्मीकांत में दी गई है, कोई यूपी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसके लिए मैं इस टॉपिक को लिया हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज़ आपने जो पढ़ा है प्रीलिम्स में वही है, ठीक है। चलिए तो कंसोलिडेटेड फंड एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले आप ये बताइए मुझे कि फंड क्यों है, फंड की क्या इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर अलग अलग फंड क्यों दिए गए हैं, सोचिए। देखिए आपको यूज रिसोर्स को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए फंड बना हुआ है, आप भी बनाते हो ना मैनेज करने के लिए चीज़ों के, सेविंग अकाउंट है डेली के पर्पस के लिए, फिर आप कुछ एफडी करते हो किस लिए,
ताकि लॉन्ग टर्म कुछ यूज हो सके। तो उसी तरह यहाँ भी मैनेज करने के लिए जरूरी है। प्लस एक और चीज है, सरकार को सिर्फ मैनेज ही नहीं करना है, सरकार को क्या होना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है, ठीक है, और दे मस्ट बी, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। तो इसीलिए फंड रहना चाहिए, ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा कहीं भी खर्च कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, ये अकाउंटेबिलिटी होगी इस फंड के थ्रू, ठीक है, कि आपने जितना भी पैसा निकाला, जो भी निकाला, एक हर चीज उसका लेखा जोखा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। 3 तरह का फंड है, कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट और कंटीजेंसी फंड, ठीक है। ये सारा ही आप देखेंगे यहाँ पे 266 आर्टिकल एंड ये 267 आर्टिकल से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जितना भी इनकम ये स्टेट को आ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ऑल रेवेन्यूज, ऑल लोन्स, जितना भी चीज है, सारे ट्रेजरी बिल्स, ये सब कहाँ से हैं, ये स्टेट का है। ये आप कह सकते हो जो स्टेट खुद से जनरेट कर रहे हैं वो सारा चीज भी यहाँ पे है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट में क्या होता है, इसमें जो आपको रीपेमेंट देते हैं ऑलमोस्ट जनता का पैसा होता है, जैसे सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, जो सेविंग्स हैं जो कि यहाँ डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। देन पेंशन का फंड, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे रहता है। चलिए पब्लिक अकाउंट्स हमें आज नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको हटा देते हैं। कंटीजेंसी फंड, ये क्या है, अनफॉर्सिन कंडीशन के लिए होता है, कुछ कैलामिटी हो गई तो हम कंटीजेंसी फंड का यूज करेंगे। अब कंसोलिडेटेड फंड, ये आप देखिएगा कि 2 तरीके का होगा, एक वोटेबल पार्ट होता है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो कि नॉन वोटेबल है, यहाँ पे कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है किसी स्पेशली किसी पोस्ट को सरकार के तहत उन पे दबाव ना हो, उनको इंडिपेंडेंस देने के लिए उनकी जो सैलरी वगैरह है वो चार्ज एक्सपेंडिचर पे कर दिया जाता है। जैसे यूपी की बात करें तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जजेस की जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वोटेबल, आपको पता है कि यहाँ पे आप कुछ भी खर्चा करेंगे तो वोटेबल होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इस पर वोट करेगी, तो ओवरऑल कंट्रोल जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। चलिए ये सारी चीज़ आप पीटी में पढ़ ही चुके हैं, हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया। एक चीज़ है जो थोड़ा बहुत आ सकता है, वो ये है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ओवरऑल हमने देखा ही, लेकिन एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। पर्पस, पर्पस क्या है, ये प्राइमरी फंड ऑफ स्टेट है, और ये हमने देखा कि कैसे होगा। कंटीजेंसी फंड ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के लिए, आपको अर्जेंटली कुछ चाहिए, कोविड का टाइम आया, ठीक है, वहाँ पे अर्जेंटली चाहिए। डिजास्टर, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सर्टेन आपको पता नहीं है, अचानक से कुछ आ गया, अब कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ये किसके पास है, इसको जल्दी करना है, एक्सपीडिट करना है, तो स्टेट लेजिस्लेचर परमिशन लेने का टाइम है नहीं है, तो ये किसके पास होना चाहिए, गवर्नर के पास होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नर के पास है ताकि टाइमली डिस्पोजल हो सके। सोर्स हमने देखा था कि सारे ही रेवेन्यू टैक्स जो भी गवर्नमेंट रेज करती है वो यहाँ पे आता है। ये क्या है, एक कॉर्पस डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर और वही होगा, ये बाय लॉ बनता है, ठीक है। अब फंड्स का यूज कैसे है, जो भी खर्चा करना है स्टेट को वो यहाँ पे होगा, और ये कुछ वैसे कंडीशन आ जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज कर रहा है, कंट्रोल तो लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो मैनेज कर रही है चीज़ों को। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे गवर्नर ही कर रहे हैं, लेकिन थ्रू फाइनेंस सेक्रेटरी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हो सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन का सब पार्ट आ सकता है, क्यों, क्योंकि यूपी में अभी चेंजेस हुआ है, ऑर्डिनेंस आया था, कैसे, उत्तर प्रदेश कंटीजेंसी फंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है कंटीजेंसी फंड
1950 को एक्ट को अमेंड किया गया था। अब इस एक्ट को अमेंड करने के बाद क्या होता, ये एक्चुअली कोविड के बाद किया गया था। कोविड-19 के बाद उनके इफेक्ट पे ऐसा लगा कि फंड को इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फंड को इंक्रीज किया, ठीक है, 30,000 करोड़ कर दिया फ्रॉम 500 करोड़। यहाँ भी यूपी गवर्नमेंट ने चेंजेस किया, और यूपी गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको 600 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस की गई, तो इस चेंजेस को भी आप नोट कर लें क्योंकि हो सकता है ये आ जाए। चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।